हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक एंड आई वेलकम यू टू सार्थक क्लासेस। हमने पॉलिटी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज का लेक्चर उसी लेक्चर सीरीज की कंटिन्यूएशन में एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करने के लिए आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? टुडे वी विल बी कवरिंग कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। सी, हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हम सिर्फ फैक्ट्स वगैरह कवर नहीं करेंगे, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे सो दैट आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो, यू शुड बी एबल टू टैकल इट। सिर्फ फैक्ट्स रटने से कभी भी टॉपिक कवर नहीं होता, स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और दूसरे एग्जाम के लिए भी। ये वीडियो जो है डेफिनेटली आपको वहां पे भी पूरी हेल्प करने वाली है, क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव एक बार चीजों को समझ लिया तो काफी सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में अपने आप बैठ भी जाते हैं, राइट। कुछ आप डिड्यूस भी कर लोगे। यस, कुछ प्रॉपर फैक्चुअल नॉलेज होती है वो तो आपको क्रैम करनी ही पड़ती है, बट जितना आप रिवीजन करोगे उसके साथ साथ वो सब चीजें कवर हो जाएगी। चलो, ज्ञान की बात हो गई, अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आज के हम इस लेक्चर में कैग की फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट थिंग विल बी द इश्यूज रिलेटेड विद दिस ऑफिस ऑफ कैग, ठीक है। इश्यूज की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे चैलेंजेस की, कि कैग का जो ऑफिस है, राइट, इंडिया के अंदर जो कैग आपको एक अथॉरिटी मिलती है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इस इंस्टीट्यूशन को, कैग एज एन इंस्टीट्यूशन को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देन जब चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, तो रिफॉर्म की बात भी करेंगे, तो स्कोप फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है। बट इन तीनों चीजों को जानने से पहले हम कैग की अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली अब एक चेक करें, कैग होता क्या है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कैग जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं वो सब भी कवर होगा। बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये तीन एस्पेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द फैक्चुअल नॉलेज, कि कौन सा आर्टिकल है कैग का, राइट। इस टाइप की चीजें, उन चीजों पर इतना फोकस करने की खास जरूरत नहीं पड़ती। चीजों के साथ साथ फ्लो के साथ ही वो चीजें अपने आप आपको याद होती चली जाएंगी। सो डोंट बॉदर, डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स दैट मच, राइट। ओके, तो अगर हम बात करें कैग की, सी देयर आर थ्री सीज, राइट। थ्री सीज की जब हम बात करते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, मेंटेनिंग इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। सर क्या लिख दिया आपने, कौन से थ्री सीज, कौन सी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी? देखो, थ्री सीज का मतलब यहाँ पर तीन ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे इंडियन पॉलिटिकल सेटअप के अंदर, विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। व्हाट आर दोस थ्री सीज? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कैग, then it is CVC, right, and then it is your CBI। although, ठीक है, although इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने अपने इश्यूज एसोसिएटेड है, स्पेशली अगर हम सीबीआई की बात करें, इसको तो टूथलेस टाइगर तक बोल दिया जाता है, बट इसके ऊपर हम सेपरेट लेक्चर के अंदर बात करेंगे जहां पर हम सीबीआई के साथ डील करेंगे। आज का हमारा टॉपिक कैग की तरफ है, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। यस और नो? सीवीसी के बारे में जब पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको तब समझ आ रहा होगा कि कैसे ये इस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। आज कैग को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के अंदर ये हेल्प करते हैं, राइट। तो थ्री सीज की जब बात करें, आपको मेंस में आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्प होगी। इस टाइप की चीजें आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, वहां पर काफी इजी रहता है। सो कैग, सीवीसी एंड सीबीआई, आज का हमारा टॉपिक है कैग, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। ओके, नाउ कैग का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो हमने भी कहा कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो वो कैसे करता है? इट हेल्प्स, कैग हेल्प्स द लेजिस्लेचर टू कीप अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। Thus helps to maintain the internal
अकाउंटेबिलिटी। ये करता कैसे है उस पर भी आ रही है, बट यू शुड नो कि अगर मैं बोल रहा हूँ या कोई भी अगर आपसे पूछ रहा है कि आपने बोल तो दिया कि कैग जो है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका सीधा सीधा मीनिंग है दैट कैग हेल्प्स द लेजिस्लेचर टू कीप अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। अब इसी वजह से रादर इनफैक्ट इसकी वजह से एक नाम जो है कैग को कोलिलोक्युली एक चीज और भी कहा दिया जाता है विच इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। बट क्या ये एक्चुअल में गार्जियन है कि नहीं है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आपको भी ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि गार्जियन नहीं है, वो बस एक रिपोर्ट बना के दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, गार्जियन वो होता है जो गार्ड करता है, एक्शन भी ले सकता है, कोई अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट एक्शन ले जाता है, बट कैग के साथ यही कहीं ना कहीं इशू है जो कि हम आगे देखेंगे। राइट, तो कैग को इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की जब बात करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि लेजिस्लेचर को हेल्प करता है एग्जीक्यूटिव पे चेक रखने के लिए, हेंस मेंटेनिंग द इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। यस और नो? इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कैसे अदर कि लाइक पार्लियामेंट के अंदर ही आपके तीन ऑर्गन आपको दिखेंगे, लेजिस्लेचर राइट, पार्लियामेंट के अंदर आपको लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों दिखते हैं, वहां पर अंदर ही आपके लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखता है, किसकी हेल्प से? कैग की हेल्प से। यस और नो? सिर्फ कैग नहीं है वैसे, पीएसी भी आएगा अभी। ठीक है, बट अगर हम कैग की बात करें, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात करें, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कैग को एक और भी नाम दिया जा रहा होता है, क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। क्यों कहा जाता है इसको? अभी देख लेते हैं वो भी। सी कैग के जो पावर्स है, पावर्स ऑफ कैग, व्हाट इट डज, ये ऑडिट करता है ब्रदर। इट डज द फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ठीक है, अब कौन कौन से फंड्स आते हैं इसके अंदर? इट ऑडिट्स ऑल फंड्स, ऑल फंड्स दैट एंटर इनटू सीएफआई। ऑलराइट, सीएफआई क्या है आपका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आई होप इतना बेसिक अभी पता है, नहीं पता तो डोंट वरी, जस्ट कीप फॉलोइंग दिस पॉलिटी सीरीज। पूरी पॉलिटी सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर होती चले जाएंगे। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट पॉलिटी, कहीं पर भी कुछ भी ज्यादा खास आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस सीरीज में बने रहिए। कोई भी डाउट आता है, आपको कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। कुछ भी आपको पूछना है, कोई हेल्प चाहिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे। यस और नो? आई एम देयर विद यू, डोंट वरी अबाउट इट। पॉलिटी की जब बात आएगी, आई एम हियर राइट। ऑल राइट, अच्छा पहली बार में देख लिया पावर्स ऑफ कैग, कौन कौन से फंड्स ऑडिट कर रहे हैं, ये कौन कौन से फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑल द फंड्स विच एंटर इनटू सीएफआई विल बी ऑडिट बाय द कैग, एंड all the expenditures as well made from CFI। कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सा पैसा जा रहा है, दोनों को क्या कर रहे हैं ये? ऑडिट कर रहे हैं राइट। देन ऑल पीएसयूज, इनका स्पेशली जो डिविडेंड होता है आपका, जो ये डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं पीएसयूज के अंदर, आपके जो गवर्नमेंट है उनका शेयर होल्डिंग होती है बहुत बड़ी, मेजर आपकी जो मेजर स्टेक्स होते हैं गवर्नमेंट के, तभी भी इनको पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जा रहा है। यस सर नो? तो गवर्नमेंट को क्या मिल रहा होता है? डिविडेंड मिल रहा होता है। तो कितना डिविडेंड मिलेगा राइट, उसको ऑडिट किया जा रहा होता है कि कैसे पीएसयूज किस बेसिस पे, सारे वो सारा इंटरनल अकाउंट्स जो है वो कैग मेंटेन करता है, वो ऑडिट करता है रादर। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा इतना। ओके, देन इसके अलावा सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अथॉरिटीज अपनी मर्जी से जो भी काम अगर कैग को दे, कोई भी अकाउंट एडिशनल कैग को दे, वो भी कैग जो है ऑडिट करके उनको देता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, स्टार मार्क कर लीजिएगा उसको, विच इज कि बैंक्स, क्या बैंक्स को भी आपका कैग ऑडिट करता है? तो इसका आंसर है नो। बैंक्स को कौन ऑडिट करेगा? आरबीआई। ये ध्यान रखने वाली चीज है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वहां पे कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, बैंक्स जो है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्या उनको भी, क्योंकि यहाँ पे पीएसयू आपने देख लिया, तो कई बार बच्चे उससे रिलेट कर देते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी करता होगा, तो आंसर है नो। पब्लिक बैंक्स को आपका सिंपली आरबीआई ऑडिट करता है, ये चीज याद रखनी है राइट।
बहुत इजी है, वैसे दिमाग में बैठ ही गई होगी, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ कवर करते चले जाओ, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। यस और नो? तो सिंपल सी बात है, अगेन देख लेते हैं एक बार। कैग क्या करेगा? फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। तो सबसे पहले जब फाइनेंशियल अकाउंट कौन सा सबसे बड़ा होता है? सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस और नो? तो उसके अंदर कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सा पैसा जा रहा है? अब बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो पैसा आ रहा जा रहा है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कैसे होती है सीएफआई की, वो हमने पार्लियामेंट लेक्चर के अंदर भी आपको कवर कराएंगे। ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो पार्लियामेंट के अंदर कि कैसे काम कर रहा होता है। बट स्टिल मैं आपको शॉर्ट में चीज बता देता हूँ कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या है आपका? जो जो पैसा आपका सीएफआई से निकालेगा। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। बेसिकली वही आपके जो सो कॉल्ड आप गवर्नमेंट बोल देते हो कॉलीलोकली, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव को ही बोल रहे होते हो कहीं ना कहीं। तो वही पैसा जो है वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव आपका यूज कर रहा होगा। यस और नो? तो कितना पैसा वो निकाल रहे हैं, कितना नहीं निकाल रहे, उसको ऑडिट किया जा रहा होता है। अगर ये समझ आया तो गुड, वेल एंड गुड, नहीं तो डोंट वरी अबाउट इट। पार्लियामेंट वाले में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो एक बारी के लिए कि क्या क्या कर रहा होता है। आपके सीएफआई को ऑडिट करेगा वो, कितना पैसा सीएफआई के अंदर आया, कितना पैसा सीएफआई से गया। उसके अलावा पीएससी उसके जो डिविडेंड का शेयर होता है उसको ऑडिट करेगा। देन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो भी उनको काम देती है एडिशनली, वो भी करेगा। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में कई बार आ जाएगा, एग्जाम में भी आ जाता है, कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है आपकी, उनके अकाउंट्स वगैरह या वहां पर कुछ ऑडिटिंग का काम कैग को मिलता है। तो यस, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, कोई वैल्यू उस पे ऐसी कोई मैंडेट नहीं है। बट अगेन अगर गवर्नमेंट चाहे तो मिल सकता है उसको, लोकल गवर्नमेंट्स की अकाउंट्स को ऑडिट करना। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेट नहीं है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ कैग, ये ध्यान रखना। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टिल नाउ। यस, ऑल राइट, okay, now let's move on to the next part, which is द प्रोसीजर ऑफ कैग फंक्शनिंग। कैग का काम कैसे कर रहा होता है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, राइट? प्रोसीजर फॉर कैग फंक्शनिंग, कि क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, इसके इस वाले फंक्शनिंग के बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, स्पेशली प्रीलिम्स की अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से आपकी कोई स्कीम है, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत ही ले लेते हैं हम। स्वच्छ भारत, राइट? लेट से कौन सी मिनिस्ट्री है, कोई भी मिनिस्ट्री छोड़ो, आप सिंपल एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मान लो अभी के लिए, कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है एक मिनिस्ट्री है, उसके अंडर आपको क्या स्वच्छ, ये वाली मिनिस्ट्री इस स्कीम को एग्जीक्यूट कर रही है। यस और नो? तो इनको जो है इसके लिए फंड कितना एलोकेट हुआ है, राइट? 200 करोड़, 200 करोड़। ठीक है, लेट से इतना फंड इनको एलोकेट हुआ था, किसके थ्रू? लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूट किया, इसको एलोकेट किया होगा। पार्लियामेंट के अंदर जब आप क्या बिल पास कराते हैं, बजट जिसको बोल रहे होते हैं, फाइनेंशियल बिल, और वो आपका बजट पास हुआ, बजट के अंदर लेजिस्लेचर ने इस मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव को अलाउ किया, मतलब इस मिनिस्ट्री को अलाउ किया कि भैया आपको हम इतना फंड एलोकेट कर रहे हैं, अब इस स्कीम के अंदर इसको इंप्लीमेंट करें, इसके अंदर इसको यूज करें। यस और नो? ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिमांड करी थी हमें इतना पैसा चाहिए होगा, लेजिस्लेचर ने अप्रूव किया तो इनको इतना पैसा मिल गया। ठीक है, अब अब कैग क्या चेक करेगा यहाँ पर? कैग क्या करेगा? कैग चेक करेगा कि जो ये आपकी जो ये 200 करोड़ जो एलोकेट हुए हैं, ठीक है, इसका एक्सपेंडिचर, कि इस मिनिस्ट्री ने इसको क्या ढंग सही तरीके से, क्या इसके अंदर कोई करप्शन तो नहीं, जहां पर पैसा लगना चाहिए था क्या वो एक्सपेंडिचर हुआ या नहीं हुआ। ये काम कौन करेगा? कैग करेगा, राइट? समझ आ रहा है यहाँ तक? आई होप समझ आ रहा होगा। जहां पर भी आपको डाउट लगा करे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सर हमें ये वाला पार्ट नहीं समझ आया, फिर मैं आपको डेफिनेटली उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अब कैग ने क्या करा? इसको ऑडिट किया, इसके एक्सपेंडिचर को ऑडिट किया कि कितना पैसा कहाँ लगा भैया। उसके बेसिस पे वो क्या बनाएगी? एक कैग बनाएगा एक रिपोर्ट। यस और नो? कैग ने बनाई एक रिपोर्ट तैयार करी,
और वो रिपोर्ट वो किनको दे रहे हैं, किसको प्रेजेंट करेंगे आगे? क्या वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगी रिपोर्ट सीधी? नहीं, वो रिपोर्ट जाती है हमारे एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि आपके प्रेसिडेंट साहब के पास। वो रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट साहब के पास। यस सर नो? ठीक है। फिर प्रेसिडेंट जो है इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, टेबल करेंगे कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। यहां से ये रिपोर्ट जाती है कहां पर? पार्लियामेंट में। रादर पार्लियामेंट की बजाय मेनली आपका लोकसभा की बात कर रहे होते वैसे हम यहाँ पर। मेन काम अभी लोकसभा का है, बट राज्यसभा, यस राज्यसभा में भी जाती है वो रिपोर्ट, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर पार्लियामेंट रहेगा, ना कि लोकसभा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं वो, कि जो प्रेसिडेंट है वो कैग की रिपोर्ट क्या लोकसभा में जाती है, पार्लियामेंट में जाती है, राज्यसभा में जाती है, कहाँ जाती है? तो उसका आंसर होगा पार्लियामेंट, बिकॉज दोनों हाउस में जा रही है बस। ठीक है, तो वो रिपोर्ट टेबल हुई आपकी पार्लियामेंट के अंदर। अब यहाँ पर अब जो है बेसिकली कैग का जो काम है वो तो कहीं खत्म हो चुका है अब तक। कैग का इतना ही काम था वैसे तो, रिपोर्ट टेबल करनी। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को दे दी। अब उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी। अब आगे क्या होगा? अब पार्लियामेंट के अंदर एक बॉडी फॉर्म होगी, एक आपकी, जिसको हम बोलते हैं पीएसी। यस और नो? ऑलराइट। अब पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी फॉर्म होगी जिसको हम बोलते हैं पीएसी, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। यस, पब्लिक अकाउंट कमेटी। राइट। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। थोड़ा देख लेते हैं पीएसी के बारे में। ठीक है, अभी आते हैं इसके फंक्शनिंग पे भी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी पार्लियामेंट। वाई? बिकॉज इसके अंदर होते हैं आपके 22 मेंबर्स, एंड वो 22 मेंबर्स आपके दोनों हाउसेस से आपके इलेक्ट होके आते हैं। 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं, ठीक है, 7 आर फ्रॉम राज्यसभा। ऑलराइट। अब इसका जो चेयर पर्सन होता है, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। इसका जो चेयर पर्सन होगा वो एक आपका क्या नाम है, नॉर्म है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कहीं पर नहीं है, बट एक नॉर्म है कि वो अपोजिशन पार्टी का हेड ही होगा। इसका जो लीडर होगा, हेड होगा, चेयरपर्सन होगा, वो अपोजिशन पार्टी का हेड होता है। यस और नो? उसको स्पीकर इलेक्ट करेगा। राइट, उनको स्पीकर इलेक्ट करेगा और वो अपोजिशन पार्टी के हेड होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्यों ऐसा है अभी आपको समझ आएगा, रटने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको ये समझ आया कि जो पीछे मैं आपको चार्ट ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ये फंक्शन प्रोसीजर चार्ट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पर आपका पीएससी क्या कर रहा है। जो एक्सपेंडिचर है उसको ऑडिट करके एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी प्रेसिडेंट जी को। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना है, चेक करना है। यस, कि जो पैसा एलोकेट हुआ, एग्जीक्यूटिव को जो पैसा एलोकेट किया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, क्या एग्जीक्यूटिव ने वो पैसा सही तरीके से उसका उपयोग करा कि नहीं करा, क्या उसको सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। काम तो आपको ये चेक करना है। यहाँ पे कैग ने अपना काम खत्म कर दिया, रिपोर्ट प्रेजेंट करके प्रेस दिखा के भी कितना पैसा कहाँ पर यूज हुआ। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट साहब जो है उनका काम स्टार्ट हुआ, उन्होंने आपका लेजिस्लेचर के अंदर रिप्रेजेंट कर दी रिपोर्ट। अब लेजिस्लेचर ने अपनी एक कमेटी फॉर्म करी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो क्या चेक करेगी? जो चेक करेगी कि वो जो रिपोर्ट्स आई थी, ये वाली जो रिपोर्ट आई थी, उसकी हेल्प से, और अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे वो इस रिपोर्ट को, और अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे नाउ दे विल आल्सो प्रेजेंट अ रिपोर्ट। ये भी एक रिपोर्ट फॉर्म करेंगे अपनी। कहां पर प्रेजेंट करेंगे? डायरेक्टली आपकी उसके बाद लोकसभा के अंदर। ये कहां पर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे? दे विल प्रेजेंट देयर रिपोर्ट टू द आपकी लोकसभा। एक सेकेंड आगे लिखते हैं। PSC, now PSC will submit its report. It will submit its report. Yes or no? ये अपनी रिपोर्ट कहाँ सबमिट करेंगे? अब ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे एग्जीक्यूटिव को अगेन।
अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में आपकी गवर्नमेंट भी आ जाएगी, जहाँ दे विल टेक एक्शन। इन्होंने रिपोर्ट दे दी, अब इसके बाद अगेन आपका कहाँ काम, एग्जीक्यूटिव के आगे प्रेजेंट कर दी। अब जो है आपका लेजिस्लेचर का काम फिर से स्टार्ट होगा। अब लेजिस्लेचर के पास पूरी आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अब लेजिस्लेचर का काम स्टार्ट होगा। वो किससे पूछेंगे? नाउ दे विल हेल्ड एग्जीक्यूटिव द अकाउंटेबल। नाउ ये अब इनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। अब लेजिस्लेचर क्या करेगा? पूछेगा एग्जीक्यूटिव से, भैया देखो कैग की रिपोर्ट, हमारे पास पीएससी की रिपोर्ट है ये फाइनल, जो कि कैग की रिपोर्ट के बेसिस पे बनी हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर लेट्स से आपको 200 करोड़ एलोकेट हुए थे, आपने इसके अंदर 160 करोड़ ही लगाए, बाकी 40 करोड़ कहाँ है? उसका क्या करा? या फिर जो 160 करोड़ भी लगे, क्या वो सही जगह लगे थे कि नहीं लगे लगे थे? उसका आउटपुट दिखाओ, आउटकम दिखाओ, कहाँ पर लगा, क्या आपके रिजल्ट्स आए हैं, ये सब वो सारी चीजें पूछेगा फिर उसके बाद लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से। अब यहाँ पर जरूरी क्या हो जाता है कि जो लेजिस्लेचर, तभी आपको समझ आ रहा है कि अपोजिशन के पार्टी को क्यों बनाया जा रहा है चेयरपर्सन, ये सुन लो। तभी क्वेश्चनिंग होगी ना, अगर सेम पार्टी के बंदे ही होंगे लेजिस्लेचर के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी उतनी जरूरी नहीं नहीं मेंटेन कर पाएंगे वो। लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी के बंदे होंगे पीएससी के अंदर, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो जेन्युइन रहेगी, एक जेन्युइनिटी की ज्यादा आपकी संभावना रहती है, यस और नो, और आपकी अकाउंटेबिलिटी काफी तरीके से मेंटेन हो सकती है। आई होप इतना समझ आ रहा होगा, यस और नो। ठीक है, यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चंस और भी सॉल्व हो गए। आपको पीएससी के बारे में पता लगा, आपको कैग के फंक्शनिंग के बारे में पता लगा। क्या पता लगा? कि कैग के पास सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करने की पावर है। यस, वो एक्शन नहीं ले सकता, वो सिर्फ एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकता है, उसके बेसिस पे कोई एक्शन नहीं ले सकता कैग। एक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका लेजिस्लेचर लेगा, वो कुछ नहीं कर सकते। कैग का काम सिर्फ एक रिपोर्ट बनाना है। यस। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने देखा पीएससी, पीएससी कैसे है आपका, अब जो कैग और पीएससी, तभी इन दोनों को क्या बोला जाता है? फ्रेंड्स बोला जाता है। मतलब पीएससी को ऐसे भी कहा जाता है, इट इज अ गाइड एंड फिलोसोफर, फ्रेंड ऑफ कैग, या वाइस वर्सा भी कह देते हैं कि कैग जो है गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर है किसका? पीएससी का। दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, बेसिकली दोनों दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन कैसे भी आए, यू शुड बी एबल टू टैकल इट, राइट? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। पीएससी समझ आ गया होगा, कैग की प्रोसीजर फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी अभी तक, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट रिलेटेड टू कैग। ओके, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट है अपनी द स्कोप ऑफ ऑडिट, या फिर मैं सिंपल सेंस में कहूं द टाइप्स ऑफ ऑडिट। मोर और लेस फैक्चुअल ही है ये, कि कैग जो है आप किस टाइप के ऑडिट करता है। ठीक है, आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, प्रीलिम्स के अंदर स्पेशली काफी क्वेश्चन आएंगे। आपके जो टेस्ट सीरीज आप फॉलो करें वहां आपको भर भर के दिख रहे होंगे। ठीक है, और दूसरे एग्जाम्स में भी काफी कुछ पूछ लिया जाता है यहाँ से। ठीक है, बहुत ईजी है, रादर डोंट वरी अबाउट इट। सो आपके तीन टाइप के ऑडिट, देयर आर थ्री स्कोप्स ऑफ ऑडिट ऑफ कैग। कैसे भी आपसे पूछे यू शुड बी एबल टू ट्रांसलेट। स्कोप ऑफ ऑडिट पूछ रहे हैं, टाइप ऑफ ऑडिट पूछ रहे हैं, यू शुड बी एबल टू ट्रांसलेट कि भैया क्या चीज है। देयर आर थ्री। फर्स्ट, फाइनेंशियल ऑडिट, राइट, देन कंप्लायंस ऑडिट, और तीसरा है आपका परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, आपके जो ये वाले दो ऑडिट है, फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस, ये आपका आउटले बेस्ड है, और इन इसके साथ साथ इसको लो की बजट ऑडिट भी कहा जाता है, लो की, क्योंकि सीधा सीधा ऑडिट है। आपको नंबर्स की, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स का खेल हो रहा होता है, नंबर्स चेक कर रहे हो आप, कौन से क्या अभी देखते हैं। आपका परफॉर्मेंस ऑडिट, इसको क्या बोला जाता है? आउटकम बेस्ड, यस और नो, इसको क्या बोला जाता है आपका? आउटकम बेस्ड बोला जाता है। ये वाला जो ऑडिट है ना, बाय द वे, इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दोनों आपके कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, ये मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं फंक्शंस ऑफ कैग के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोवाइडेड है, आपके रिटर्न है,
यस सर नो, तो इस तरह से पूछे आपको इतना पता होना चाहिए। ओके सर, अब ये होता क्या है लेकिन तीनों ऑडिट, चलो देख लेते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट की जो अगर हम बात करें, ये सीधा सीधा ये चेक करेगा कि भैया आपका कितना पैलेट से एक स्कीम जो हमने पहले देखी 200 करोड़ जो आप पर एलोकेट हुआ था, कि ये 200 करोड़ में से आपने कितना पैसा लगाया और कितना नहीं लगाया। लेट्स से इन्होंने 100 करोड़ लगाया उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने, तो वही यहाँ पर फाइनेंशियल ऑडिट सिर्फ यही देख रहे होंगे कि भी कितना पैसा आया, फाइनेंस कितना आया और कितना लगा। सिंपल। आपके कंप्लायंस ऑडिट के अंदर क्या देख रहे होंगे कि क्या आपने जिस पर्टिकुलर स्कीम के लिए वो बोले थे सिर्फ उसी स्कीम में पैसे लगाए हैं कि किसी और स्कीम में भी लगा दिए हैं पैसे, राइट। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली स्कीम चेक करी जा रही होगी कि जिस स्कीम के अंदर, लेट यहाँ पर आपके जो स्वच्छ भारत के अंदर हुआ था, क्या आपके सिर्फ स्वच्छ भारत में लगे पैसे या कहीं और भी लगा दिए आपने कहीं, यस और नो। तो यहाँ पर ये चेक किया जा रहा होता है। सिंपल। आउटले चेक कर रहे हैं कितना पैसा आया और कहाँ लगा, दैट्स इट। यस और नो। अब परफॉर्मेंस ऑडिट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, परफॉर्मेंस ऑडिट की, तो परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर आपकी तीन चीजें चेक करी जा रही होंगी। क्या? एफिशिएंसी, ठीक है, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। ये एक असली ऑडिट है मेरे मेरे मन से। इसमें एक्चुअली में क्या जो है ऑडिट कर रहा होता है कि जो स्कीम है आपकी स्वच्छ भारत स्कीम, उसकी कितनी इफेक्टिव रही है, ग्राउंड लेवल पे कितनी इफेक्टिव रही है, लोगों को कितना फायदा हो रहा है उसका, क्या एक्चुअली में जो पैसा है वो ढंग से जगह पर लगा है कि नहीं लगा, वहां पर ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है। ये तीन चीजें वहां चेक करी जा रही है इस ऑडिट के अंदर। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, उस स्कीम की उसकी एफिशिएंसी क्या रही, और कितनी इफेक्टिव रही रियलिटी में वो। ये इन तीन चीजें चेक करी जा रही होंगी। यस और नो, मतलब कि क्या इज द राइट थिंग बीइंग डन, चेक क्या करेंगे, इज द राइट थिंग बीइंग डन थ्रू दिस ऑडिट, यस और नो। क्या प्रॉपर स्कीम की फंक्शनिंग चेक कर रहे होंगे। इस परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर एक्चुअली स्कीम की परफॉर्मेंस को ऑडिट किया जा रहा है, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, तभी इसको आपका आउटकम जो है उस पर चेक कर रहे हैं आपका। यस और नो, आई होप समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि परफॉर्मेंस ऑडिट आपका ब्रिटेन के अंदर भी किया जा रहा होता है। ब्रिटेन में जो किया गया वहां पर भी आपका क्या परफॉर्मेंस ऑडिट वो परफॉर्म करते हैं। तो तीन टाइप के ऑडिट हमने देख लिए, फाइनेंशियल ऑडिट, यस, कंप्लायंस ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। ओके, अब इसके जो नेक्स्ट एस्पेक्ट्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इश्यूज, चैलेंजेस, राइट, स्कोप फॉर रिफॉर्म, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था, थोड़ी मोर और लेस फैक्चुअल नॉलेज और आपको एक बेसिक्स क्लियर हो जाना चाहिए कैग का, राइट। अब एक चीज, छोटी सी चीज यहाँ पर रह गई है, विच इज बहुत बेसिक सी चीज है कि कौन से आर्टिकल के अंदर कैग का मेंशन किया गया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कौन से आर्टिकल के अंदर कैग की बात करी गई है, राइट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर राइट ओवर हियर, and I wish you good luck for your future endeavors. Thank you and have a nice day.